Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your IT teacher, and today in this module we'll discuss about the communication skill, and under this we'll discussing about the writing skill. In the previous module, we have discussed about the three C's and the use of these three C's in the communications. So, as I already told you about the verbal communication का, we are discussing about the writing skill. ठीक है? तो we have already discussed about this 7 C's. Just take a look. Basic writing skill में हमने क्या discuss कर लिया है? 7 C's क्या होते हैं? That we have discussed in the first video. And today we are going to start the writing skill. देखिए, I told about that the language is the most important part in the writing skill. वर्बल में अगर आप ओरल स्किल की बात करते हो तो देयर इज नो मैटर ऑफ द लैंग्वेज यू कैन स्पीक इन एनी वेज बट इफ यू आर गोइंग टू इम्पार्ट इन अ राइटिंग वे ओनली यू मस्ट नो द गुड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज टू टू कम्युनिकेट वेल वी मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज ठीक है यानी अगर हमें रिटर्न कम्युनिकेशन करना है तो वी मस्ट नो और वी मस्ट हैव अ वेरी गुड कमांड over the language. If we are not having a good command over the language, so we cannot make a good communications in the written form only. Oral form may sometime you can see that in verbal ways you can easily get and grab the things, but in written form you have to follow each and every rule of grammar ठीक है. At the same times we must take care of these there there are no grammatical error in the writing. देखिए एक small grammatical error जो होता है वो बड़े से बदलाव और पूरे सेंस को कम चेंज कर देता है. जैसे आपने इज की जगह अगर वॉज लगा दिया तो इसकी जगह वॉज लगाने के केसेस में आपका एक छोटा सा गड़बड़ ग्रामेटिकल एरर पूरे सेंस खत्म कर देगा. पूरे सेंटेंस का जो सेंस है वो खत्म कर देगा. ठीक है. टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स वी स्टडीड अबाउट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर एंड हाउ दे शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली. ठीक है. अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? वी हैव टू learn the good grammatical skill or good grammar skill in that. So today in this the further portion of the chapter will discuss about little bit और इन शॉर्ट फ्यू ऑफ द रूल्स ऑफ द ग्रामर. ठीक है. तो देखिए फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रेजेस. फ्रेजेस क्या होते हैं? वेन वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जब हम एक दूसरे के साथ कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स आइडियाज थ्रू द वर्ड्स. देखिए कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है एक्सप्रेशंस योर थॉट्स एंड आइडियाज और ट्रांसफर और शेयर योर थॉट्स एंड आइडियाज विद अदर पर्सन. हम वर्बल कम्युनिकेट करते हैं तो वर्बल में वी यूज वर्ड्स सेंटेंसेस पैराग्राफ. ठीक है. और अगर हम वर्बल का ओरल कम्युनिकेट करते हैं तो उन सारे शब्दों को हम मुंह से बोलते हैं. और इफ वी टॉक अबाउट द रिटन कम्युनिकेशन तो वी फॉलो and we arrange all these letters and alphabets or words in a proper order and this proper order is known as grammar. ये जो order है या जो set of rules होता है that is called grammar. तो हम अपने थॉट्स को और आइडियाज को वर्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. जब एक कंप्लीट सेंस वाला एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे मैंने बोल दिया दिस इज अ बुक एंड व्हेन यू रीड दिस सेंटेंस दिस इज अ बुक यू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो है वो एक किताब है. अब यहाँ पर मैंने कौन कौन से वर्ड्स को अरेंज किया है? दिस को अरेंज किया है, इज को अरेंज किया है, ए को अरेंज किया और बुक को अरेंज किया. अब इसी को अगर मैं शफल कर दूं, book this is a, it is giving any sense? No. So when we arrange the words in a proper order so that it give you a complete sense it is known as sentence. अब मैंने उस ऑर्डर में कि पहले दिस लिखना है, फिर मुझे इज यानी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर मुझे आर्टिकल लगाना है, फिर मुझे ऑब्जेक्ट लगाना है. दिस ऑल थिंग्स कि ये रूल कि मुझे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या रखना है, दैट कंप्लीट रूल्स आर नोन एज ग्रामेटिकल रूल्स. सेम वर्ड्स को अगर आप जम वर्ल्ड कर दोगे एंड यू विल नॉट अरेंज ऑल दीज वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स देन दे विल लॉस देयर मीन्स and the person who are going to read it cannot understand as exactly you want to say. As you know in a written communication you are not physically present in front of the person. आप उस पर्सन के सामने फिजिकली और वर्चुअली प्रेजेंट नहीं है, आपने लिख दिया है. then the person is depend on your written script only.
टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। अगर आपने जो भी लिखा है उसको समझने के लिए जो दूसरा पर्सन है वो किस पे डिपेंड है, केवल आपकी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है कि आपने क्या लिखा है। अब अगर आपने उसको प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड देयर विल नॉट बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सेट ऑफ रूल्स जो यूनिवर्सली अडॉप्टेड हैं या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, हर एक कंट्री उन सेट ऑफ रूल्स को एक से वो फॉर्म में समझती है, दिस इज कॉल्ड ग्रामेटिकल रूल। और अगर हम किसी भी स्पेसिफिक सेंटेंस को ऐसे अरेंज करते हैं कि वो कंप्लीट सेंस दे तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन फ्रेज और सेंटेंस पे क्या डिफरेंस है, देखिए। फ्रेज जो होता है अ कलेक्शन ऑफ अ वर्ड विच गिव यू अ कंप्लीट सेंस। देखिए जैसा अ स्वीट स्मेलिंग रोज अप द माउंटेन विल बी गोइंग बिहाइंड द कपबोर्ड। फ्रेज और सेंटेंस में ये डिफरेंस क्या है यहाँ पर, वी आर गोइंग टू डिस्कस, जस्ट टेक अ लुक। देखिए फ्रेज, they are not sentence, they are phrases, they give you a sense but they will not give you a complete sense। जैसे अगर हम ऊपर के सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वो सेंस तो दे रहे हैं हमें। जैसे हमने सेंटेंस की बात की, अ स्वीट स्मेलिंग रोज, एक स्वीट स्मेलिंग रोज है। अब ये तो समझ आ गया कि एक स्वीट स्मेलिंग रोज है, लेकिन वो रोज का क्या काम है, वो रोज का नाम क्यों लिया जा रहा है, या यहाँ पर उस रोज की बात क्यों की जा रही है, या तो मैं उसको किसी चीज से कंपेयर करूं, या मुझे उस रोज की स्मेल अच्छी लगती है। सो इट इज गिविंग यू अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, तो इट इज फ्रेज। एंड इफ इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस देन इट इज सेंटेंस। गॉट इट। जैसे अप द माउंटेन है, बिहाइंड द कवर्ड है, कवर्ड के पीछे है। अब क्या है कवर्ड के पीछे, what will be behind the cupboard? It may be something hidden behind the cupboard, it may be wall behind the cupboard, it may be इलेक्ट्रिक बोर्ड बिहाइंड द कवर्ड। क्या है, और ये तो समझ आएगा कि हाँ कवर्ड के पीछे है, लेकिन एग्जैक्टली द कंप्लीट सेंस व्हाई द पर्सन इज सेइंग यू दैट बिहाइंड द कवर्ड, आपको पर्सन या कोई भी व्यक्ति ये क्यों बता रहा है कि बिहाइंड द कवर्ड, तो यू आर नॉट गेटिंग कंप्लीट सेंस। सो द अरेंज ऑफ द वर्ड which give you a sense but not complete sense is known as phrases, and if a person arrange the words which give you a complete sense that is called sentence। this is the major difference between sentence and phrases, ठीक है। see the example and the definition। a phrase is the group of words, group of word means बहुत सारे words आपस में mix होते हैं, that form a unit with a sentence but it incompletes independently। अगर आप केवल उस specific unit की बात करेंगे, एक सेंटेंस के 4 या 5 वर्ड्स की बात कर ली, वो सेंस तो दे रहे हैं बट दे आर नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस, देन इट इज कॉल्ड अ फ्रेज। अ फ्रेज लैक बोथ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ना फ्रेज में कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई ऑब्जेक्ट होता है। देखिए सेंस देने में क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वे बेसिकली इन द सेंटेंस व्हाट वी डू, व्हाट वो पर्सन इज डूइंग, तो वो सब्जेक्ट हो गया। व्हाट द पर्सन इज डूइंग, वर्ब हो गया। हु इज गेटिंग द इफेक्ट ऑफ द पर्सन्स वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों हैं तो वो सेंटेंस है। लेकिन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओमिटेड है, या समटाइम सब्जेक्ट भी है लेकिन ऑब्जेक्ट ओमिटेड है, या ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ओमिटेड है, नहीं है, तो उस केसेस में यू विल गेट द सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, देन दिस इज कॉल्ड फ्रेज। सी द एग्जांपल, गर्ल इन द ब्राउन हैट। एक लड़की है जो ब्राउन हैट पहनी हुई है, अब वो लड़की की बात क्यों की जा रही है, दैट वी आर नॉट गेटिंग, सो इट इज फ्रेज। अब देखिए इसको अगर हम पूरे, देखिए अ गर्ल इन द ब्राउन हैट में ये तो समझ आ गया कि एक लड़की है, अ गर्ल है, एंड शी हैज वियर अ ब्राउन हैट, उसने ब्राउन हैट पहनी हुई है। लेकिन अब हम अगर अब किसी के सामने कहते हैं भाई एक लड़की है वो ब्राउन हैट पहनी है, तो द पर्सन विल कंफ्यूज दैट व्हाई द स्पेसिफिक पर्सन इज सेइंग अबाउट दैट कि एक लड़की है वो ब्राउन हैट पहनी है, क्या लॉजिक है, क्यों पहनी है, उसकी बात क्यों की जा रही है, उसका कहाँ से लिंक है। तो यहाँ पर वी गेट द सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, तो दैट्स व्हाई इट इज फ्रेज। सी दैट, अब देखिए इसको सेंटेंस बनाने के लिए, द गर्ल इन द ब्राउन हैट लुक्ड कंफ्यूज्ड, नाउ इट्स अ कंप्लीट, इट विल गिव यू अ कंप्लीट सेंस। कि एक लड़की है जो ब्राउन हैट पहनी हुई है वो कंफ्यूज्ड लग रही है, तो अब हमें समझ आ गया कि अ पर्सन वांट टू आइडेंटिफाई दैट दैट गर्ल इज लुकिंग कंफ्यूज्ड, एंड दैट उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया लड़की का, कि शी हैज वर्न अ ब्राउन हैड। सो यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस का जो स्पेसिफिक पार्ट है दैट इज कॉल्ड फ्रेज, एंड व्हेन यू समराइज्ड इट with the help of some object and subject then it become a sentences। so I think it is clear to everyone,
If there is any doubt, you can kindly write your doubt in a comment box or give your feedback in the comment box too. सी नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फ्रेज. अब फ्रेजेस तो समझ आ गया कि क्या है. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज गिविंग यू अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस. नाउ विल डिस्कस अबाउट कि कितने टाइप के फ्रेजेस हो सकते हैं. तो sometime the phrase will creates a different types of activities and sometime it shows the different types of work. कहीं पर phrase is using as a noun, कहीं पर phrase means वो जो particular part of sentence है वो कहीं पे noun जैसा यूज हो रहा है, कहीं पे verb जैसा यूज हो रहा है, कहीं पर adjective जैसा यूज हो रहा है. तो these all are the types of the phrases. पहले हम बात करेंगे a noun phrase. अब as the name refers, noun के जैसा यूज अगर होगा phrase then it is called noun. अब noun क्या होता है? A noun is a name of person, place और things. एक simplest definition कहलाती है कि noun जो है वो किसी name है किसी person का, किसी place का नाम हो सकता है या किसी चीज का नाम हो सकता है. तो अगर group of words किसी एक person के नाम को represent कर दे या group of words किसी एक चीज के नाम को represent कर दे या group of words किसी एक place के नाम को represent कर दे, then it is called a noun phrases. देखिए तो नाउन फ्रेजेस क्या हो गया जब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस. अब इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे देन यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज अ नाउन फ्रेज. ही वाज लुकिंग एट द पेंटिंग ऑफ अ सेलिंग बोट. अब आप एक सेलिंग बोट को हटा दीजिए. सेलिंग बोट जो है वो क्या है? एक फ्रेज है कि एक नाव है और जो सेलिंग कर रही है, मतलब ठीक है. अब क्या है, इस फ्रेज का यूज इस सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट हो रहा है और ऑब्जेक्ट एज अ थिंक हो रहा है. जैसे मैंने बोला अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो यहां पर जो सेलिंग बोट है वो एक नाउन फ्रेज है क्योंकि इट इज जस्ट अ नेम ऑफ अ थिंग. जैसे देखिए ही वॉज लुकिंग एट अ पेंटिंग ऑफ अ सेलिंग बोट. वो लुक कर रही थी यानी देख रही थी. किस पर देख रही थी? एट द पेंटिंग ऑफ अ सेलिंग बोट. एक सेलिंग बोट जो है उसकी पेंटिंग पे देख रही है. तो यहाँ पे जो सेलिंग बोट है वो एक थिंग है, एक चीज है जिसके जिसको वो और जिसकी जो पेंटिंग बनी हुई है उस पेंटिंग पे वो वॉच कर रही थी. तो हेयर द सेलिंग बोट इज द फ्रेज एंड इट इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन. गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्ब फ्रेजेस. अब verb phrases क्या है? Same way, if a group of words which is giving you a incomplete sense is worked as a verb. अब verb क्या होता है? Is denotes the actions. यानी कोई एक्शन को अगर ये शो कर रहा है तब देखिए जैसे she has been living in a London. अब यहाँ पर has been living का मतलब वो रह रही है. तो रह रही का क्या मतलब है कि एक वर्क कर रही है जो कि रहने का है. वर्क है, एक्शन है. तो has been living जो है यहाँ पर एक वर्ब फ्रेजेस है बिकॉज इट हैज बीन शोन कि वो वहां पर लंदन में रह रही है. तो शी इज डूइंग द वर्क दैट इज लिविंग. वो वहां रहने का काम कर रही है और जो भी वर्क होता है या जो एक्शन होता है दैट गो अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्ब. सो इट इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज. कितना पोर्शन? हैज बीन लिविंग. अब आइए एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन. एग्जेक्टिव जो होते हैं वो किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं. जैसे दिस शर्ट इज ब्लू. ये शर्ट जो है वो ब्लू कलर की. तो हर एक शर्ट ब्लू कलर की नहीं होती है. तो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेसिफिक पोर्शन दैट इज एग्जेक्टिव. अब यहां पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें हम यूज करेंगे कि कैसे एक फ्रेज जो है वो एज अ एग्जेक्टिव यूज हो रही है. अब आप देखिए बहुत ध्यान से. शी हैज लेड अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ. बहुत ध्यान से. इंटरेस्टिंग लाइफ, बोर्ड लाइफ. इंटरेस्टिंग इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. लाइफ यहां पर नाउन है और इंटरेस्टिंग उसकी क्वालिटी है. देखिए हर एक इंसान की लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं होती है. कुछ की लाइफ बोरिंग भी होती है, ठीक है. कुछ की लाइफ हर वर्ड्स भी होती है, कुछ की लाइफ बहुत हैप्पीनेस से भरी होती है. तो इंटरेस्टिंग इज टेलिंग यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ as the adjective tell about the quality of a noun. So here it is called as a adjective phrase as it is defining the object life. Life को define कर रहा है इसलिए यहाँ पर ये जो phrase है वो कैसे यूज हो रहा है? as a adjective. नेक्स्ट है एडवर्ब. एडवर्बल फ्रेज. अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? फर्स्ट थिंग्स, एडवर्ब्स आर द वर्ब्स दैट टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, नाउन
एंड अदर एडवर्ब्स टू। बहुत ध्यान से सुन लीजिए, जहां पर एग्जेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताता है तो एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, एग्जेक्टिव की क्वालिटी बताते हैं और अदर एडवर्ब्स की भी क्वालिटी बताते हैं। जैसे मैं मान के ये बोलता हूं, एक सेंटेंस है कि दिस शर्ट इज डार्क ब्लू, तो यहाँ पे जो ब्लू है वो एग्जेक्टिव है बिकॉज इट इज टेलिंग यू अबाउट द क्वालिटी ऑफ द शर्ट। लेकिन जो डार्क है इट इज द एग्जैक्ट एडवर्ब बिकॉज इट इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द ब्लू, कि डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू। अब ब्लू क्या है? एग्जेक्टिव। तो ये जो एडवर्ब है, तो एडवर्ब इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एग्जेक्टिव टू। तो सी दैट द इकोनॉमी रिकवर्ड वेरी स्लोली। इकोनॉमी जो रिकवर्ड हो रही है वो बहुत तेज। अब यहां पर वर्ब क्या है? रिकवर्ड। और वो रिकवर्ड की, अब देखिए कोई भी चीज रिकवर हो रही है तो वो फास्ट भी रिकवर हो सकती है, स्लो भी रिकवर हो सकती है। तो रिकवरिंग जो है वो क्या है? इट इज व्हाट एक्टिविटी है, व्हाट यू कॉल इट वर्ब है। तो और यहां पर वेरी स्लो का मतलब है वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है कि वर्ब जो है या जो रिकवरिंग की सिचुएशन है वो कैसी है? स्लो है। तो स्लो इज टेलिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वर्ब, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड अ एडवर्बल फ्रेजेस। ठीक है। अब ये जो लास्ट है दैट इज कॉल्ड अ प्रोपोजिशनल फ्रेजेस। प्रोपोजिशन क्या होती है? इट क्रिएट द रिलेशंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, अगर हम उसको ऑन को हटा देंगे तो बुक इज द टेबल, पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो दो पार्ट्स के सेंटेंसेस को आपस में लिंक्ड करने वाले जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो प्रोपोजिशनल होते हैं। तो सम टाइम देखिए, ऑलवेज बिगिन विद द प्रोपोजिशन एंड इट्स फॉलोज बाय द नाउन। प्रोपोजिशन से शुरू होंगे और नाउन से फॉलो होंगे, वो आपके प्रोपोजिशनल फ्रेजेस। जैसे आई आई लॉन्ग टू लिव नियर द सी, मैं एक लंबे समय तक कहाँ रहता हूँ? सी के पास। तो यहाँ नियर द सी जो है, द सी जो है वो तो नाउन हो गया, और नियर जो हो गया यानी उसके पास रहता हूं, वो हो गया आपका प्रोपोजिशन। तो इसलिए यहां पर नियर द सी कंप्लीट क्या है? प्रोपोजिशनल फ्रेजेस। आई थिंक द टाइप्स ऑफ द फ्रेजेस एंड व्हाट इज फ्रेजेस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, एंड दिस इज द एक्सरसाइज practice time. You will identify each and every phrase and write in the right side of the sentences. ठीक है? And this particular portion you have to complete by your homework, or just draft your homework in the group positively. The further portion about the sentences we will discuss in the next video. If you have any type of query, any feedback, kindly write each and everything in a comment box. Thank you very much.